इनको क्या किया जाता है कि इन्होंने असिस्ट करना होता है गवर्नमेंट को, जो भी काम है गवर्नमेंट का तो ये हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, जो भी पॉलिसीज बन रही है फिर उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है? जो नेता है वो नेता कुछ नहीं करेगा, नेता को इतना नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि सभी नेता नहीं, मैक्सिमम जो होते हैं वो इलिटरेट हैं, उनको नहीं पता है इतना। जो मिनिमम है, थोड़े से होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर जो पॉलिसी बनाने का काम, उसको इंप्लीमेंट करने का काम, जो प्रॉपर एग्जीक्यूटिव का काम है, वो कौन कंप्लीट कर रहा है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, मतलब सिविल सर्वेंट्स। और सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं? ये ट्रेन्ड और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग। ठीक है, और ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं। मैंने बोला ना, इनकी जो टर्म है 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जानी है, लेकिन जो हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो प्रॉपर रिटायरमेंट लेके जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकली न्यूट्रल, क्योंकि हो सकता है कि इस बार कांग्रेस आई फिर बीजेपी आए, एक पार्टी तो नहीं रह सकती ना, रह भी सकती नहीं भी रह सकती है, तो इसीलिए इनको क्या राजनीति से मतलब कि किसी के पक्ष में नहीं चलना होता, इनको ये देखना होता है कि सच्ची में वेलफेयर पॉलिसीज कैसे बनाई जाए, चाहे वो किसी भी सरकार में रहेंगे, तो ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा देखो सिविल सर्वेंट्स है ना, सर्वेंट्स है, सिविल हम लोगों के नौकर हैं। ये सिविल लोग कौन है? इंडिया के लोग। ठीक है, हाँ, तो अब इन पे कंट्रोल किसका होता है? पॉलिटिकल कंट्रोल होता है और सुपरविजन होता है। एक ही वर्ड है पॉलिटिकल। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका कंट्रोल होता है और उन्हीं के सुपरविजन में इनको काम करना होता है। नेताजी ने कोई स्पीच देनी है तो स्पीच कौन लिखेगा? यही ऑफिसर लिखेंगे। कोई भी पॉलिसी बनानी, कोई रक्षा मंत्री है, कोई उसके बाद कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन में जैसे अभी NEP 2020 आई थी, तो वो क्या मंत्री ने बनाई है? नहीं, वो बड़े बड़े ऑफिसर्स ने बनाई है। वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स है, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बनाई है वो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे देश में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक नेता की होती है, किसी एक ऑफिसर की नहीं होती। कितनी बार हमारे साथ, हमारी सोसाइटी में जो गलत काम होते हैं, हम जो है ब्लेम किसको करते हैं? क्या हम ब्लेम एक ऑफिसर को करते हैं या एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को करते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन ब्यूरोक्रेसी की, तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स ऐसे की क्योंकि यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, इंडिया से फेडरल कंट्री है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड है सेंटर और स्टेट और उसके साथ साथ लोकल लेवल पे भी। तो अभी क्या होगा? ऑफिसर यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और यहाँ पे प्रॉपर ऑल इंडिया सर्विसेज आ जाती हैं, जो कि कंडक्ट करवाता है, प्रॉपर सेंटर के कंट्रोल में आती हैं, और उसके बाद स्टेट सर्विसेज आ जाती हैं, उसके बाद कुछ एम्प्लॉयज जो ग्राम सेवक वगैरह होते हैं, ठीक है, कुछ कलेक्टर्स वगैरह, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएंगे। वैसे ही जो कुछ ऑफिसर्स जो है लोकल लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि 3 जगह पे सरकार है, 3 जगह पे गवर्नमेंट प्रॉपर चल रही है, सेंटर, स्टेट और लोकल, तो तीनों जगहों पे आपको ऑफिसर्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सरपंच, पंच, जैसे आप हर जगह देख रहे हैं लोकल, यहाँ पे भी आप स्टेट लेवल पे भी MLAs देख रहे हो, यहाँ पे MPs देख रहे हो, वैसे ही हर एक ऑफिसर को, हर एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, हर एक मंत्री को असिस्ट करने के लिए एक ऑफिसर भी तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर इंडियन ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं तो प्रॉपर इसका प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये नहीं है कि ऐसे ही नॉर्मल सा कुछ भी सिस्टम है, प्रॉपर प्रोफेशनल सिस्टम है, हर चीज प्रोफेशनल वे में होती है यहाँ पे। ठीक है, प्रोफेशनल वे में समझते हो ना? उसके बाद ये जो है इसकी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मोर रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉपर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो, इक्वालिटी के लिए। सोसाइटी में आपको अलग अलग लेवल्स मिलेंगे, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, कुछ मिनॉरिटीज में मिलेंगे, कुछ मेजॉरिटी में मिलेंगे। अगर मेजॉरिटी वाले ही रूल करते रहे तो फिर मिनॉरिटी वाले, है ना, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे, उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक प्रॉपर सिस्टम रखा गया रिजर्वेशन का। ठीक है, ये रिजर्वेशन प्रॉपर आपको यूपीएससी का जब आप पेपर देते हो वहां पे रिजर्वेशन आप देखते हो कि बड़े वाद विवाद चल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको रिजर्वेशन वाला सिस्टम भी मिलेगा, और ये रिजर्वेशन क्यों रखी गई है? इक्वालिटी के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन ऐसे गलत नहीं होती, क्योंकि सोसाइटी में ये लेवल होता है, ये लेवल है सोसाइटी में। ठीक है,
तो अब क्या है कि अगर इसके जितना इसको मिल रहा है उतना ही इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी इतना ही मिलेगा, तो फिर क्या आप इसको इक्वालिटी बोलोगे? अगर मैंने एक एक रुपया चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप इसको इक्वालिटी बोलोगे? नहीं, क्योंकि इसको तो एक्स्ट्रा की जरूरत थी, इसको थोड़ा सा उससे कम, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी रिजर्वेशन कोटा सिस्टम, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूंगी ताकि इसको हम जक्क मार के ऊपर ले आएंगे, ये भी यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इक्वालिटी के लिए हमें इनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, दैट इज रिजर्वेशन। इसीलिए इक्वालिटी कभी इक्वालिटी होती नहीं है, इक्वालिटी कभी इक्वालिटी नहीं होती, क्योंकि हम इक्वल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कोई यहाँ है कोई यहाँ है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देके यहाँ पे लाना है। और जिस दिन ये चीज यहाँ पे हो गई, पीछे आपने सुना भी था, जब ये चीजें सोसाइटी का लेवल ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा? फिर कौन सा कानून आएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी पीछे न्यूज सुना करो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो आप, आपने सुनना चाहिए कि क्या चल रहा है देश में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, एक जैसा यूनिफॉर्म पहनते हो स्कूल में, क्यों? ताकि सभी एक जैसे दिखें। कानून भी वैसा ही होना चाहिए, एक जैसा सभी के लिए। लेकिन जब तक ये लेवल्स हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है सोसाइटी में? नहीं आ सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या रखा जाता है? रिजर्वेशन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमने पढ़ा भी था। लेकिन ये कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, लेकिन वो प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको प्रोटेक्ट करना है? सोसाइटी को। समझ आई? उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ऐसे ही थोड़ा ना होते, पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनका एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उसका भी एक सिस्टम है कि उसको लोग वोट दे रहे हैं। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि तू तो अनपढ़ कुर्सी पे बैठ गया। अरे भाई, लोगों ने वोट दिए, लोगों की पसंद से वो वहां आया हुआ है, वो भी कैपेबल पर्सनालिटी है। कोई सभी को वोट मिलते हैं? नहीं मिलते हैं ना। वैसे ही जो भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव की कुर्सी पे बैठेगा, वो भी एग्जाम देख के बैठेगा, क्लियर करेगा, है ना। आपको भी पता है कि लाखों के हिसाब से बच्चे एग्जाम देते हैं। तो यूपीएससी क्या है? ये कोई एग्जाम नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, प्रॉपर एक बॉडी है ये जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम्स। यूपीएससी एग्जाम नहीं है, वो क्या है? एक बॉडी है जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम्स। ठीक है, अब वो प्रॉपर स्टेट लेवल पे नहीं करवाती है, वो कहां करवाती है? सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, और इसके अंडर आ जाते हैं जैसे आईएएस आईपीएस। और जब आईएएस आईपीएस कोई एक ऑफिसर की डेजिग्नेशन मिल जाती है उसको, तो वो एक स्टेट प्रॉपर उसको सौंप दी जाती है। वो प्रॉपर क्या चलाएगा? प्रॉपर एक स्टेट को चलाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी पोस्ट होती है? एक कलेक्टर की। ठीक है, और जो यूपीएससी है वो कैसे चुनती है? प्रॉपर मेरिट बेस पे बच्चों को लेती है, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है, उसी बेसिस पे सीट्स के अकॉर्डिंग ज्यादा जिसके मार्क्स होंगे, प्रॉपर रिजर्वेशन वालों को भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर सीट्स जो है वो फुल की जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस की, तो क्लासीफाई मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में आपका आ जाएगा आईएएस आईपीएस, और सेंट्रल सर्विस में आ जाएगा आईएफएस आईआरएस, और सेंट्रल सर्विस में क्या आ जाएगा? प्रॉपर आपका डिप्यूटी कलेक्टर, और उसके बाद सेल टैक्स ऑफिसर्स। ठीक है, क्लियर?